मुंबई ताज होटल हमला भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी भुला नहीं सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज होती चली गई। उस रोज पाकिस्तान से आए जैसे मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 14 साल हो गए हैं, लेकिन यह भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी भुला नहीं सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते एक नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वह भी भारतीय थी और आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतारते हुए उस पर कब्जा किया था। रात तकरीबन 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास कप परेड के मछली बाजार पर उतरे थे। यहाँ से वो 4 समूहों में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ गए थे। बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो इन्हें देखकर यहाँ के मछुआरों को शक भी हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यह रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में से एक मोहम्मद अजमल कसाब भी था, जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट तक गोलीबारी कर 52 लोगों की मौत के घाट उतार दिया था। 100 से ज़्यादा लोग घायल कर दिए गए थे। आतंकियों की यह गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक ही सीमित नहीं रही थी। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से था जो आतंकी हमले का निशाना बन गया था। मुंबई के नामचीन रेस्टोरेंट्स में से एक इस कैफे में हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। साल 1871 से मेहमानों की तरह खातिरदारी कर रहे इस कैफे की दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई थी। रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया है। तो इसमें करीब 15 से 20 मिनट पहले बोरी बंदर से भी इसी तरह के धमाके की खबर मिली थी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों को मौत होने की जानकारी मिली थी। इन हमलों में तकरीबन 15 घायल हुए थे। भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक इस हमले की यह कहानी यही खत्म नहीं होती है। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस भी शामिल था। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस के शामिल होने से जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में मुंबई पर हुए इस हमले की पहचान बन गया था। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन RPF, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG कमांडोज से घिरे रहे। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खासी मदद मिली, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर दिखाई दे रहा था। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही थी। इस दौरान मुंबई के धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुटी रहीं। न सिर्फ भारत में 1.25 अरब लोगों को बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज ओबेरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी हुई थी।
जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ था उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन संसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा था। ओबेरॉय में मौजूद लोगों ने भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद एएन कृष्णदास भी शामिल थे, जो ब्रिटिश के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ रात्रि भोज कर रहे थे। दो हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य के नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर लिया था। यहाँ कोई लोगों को बंधक बनाया गया था। फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक एनएसजी कमांडो भी शहीद हो गया था। हमलावरों ने इससे पहले ये रब्बी गैवियाल हॉर्जबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिबका हॉल्टबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में सुरक्षा बलों को वहां के कुछ 6 प्रबंधकों की लाशें मिली थी। 26 नवंबर की सुबह 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस को गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन 160 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी थी। एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ आर्म्स एक्ट, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और रेलवे अधिनियम की अन्य विभिन्न धाराओं सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस हमले में सेवानिवृत्त फौजी तुकाराम आम्बले और मुंबई पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर ने एकमात्र जीवित आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने के लिए अपनी जान दे दी थी। आम्बले को कर्तव्य के पालन में असाधारण बहादुरी और वीरता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। जमात उद दावा का सरगना हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था, जिसे आज तक पाकिस्तान बचाता आया है। इस हमले में आतंकवादियों को मार गिराने में मरीन कमांडो ने भी अहम भूमिका निभाई थी और कमांडो सुनील यादव को बचाते हुए एनएसजी के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हो गए थे, जिन्हें ताज में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पैर में गोली लग गई थी। मुंबई शहर भागती दौड़ती, कभी न रुकने वाली, जिंदादिली देश के अलग अलग रंगों से भरी आर्थिक राजधानी। 1993 से लेकर 2008 तक इसने 13 आतंकी हमले बर्दाश्त किए। इसमें 1993 में बम ब्लास्ट, 2003 के ब्लास्ट, 2006 के लोकल ट्रेन ब्लास्ट और 26/11 के हमले सबसे भयावह थे। 13 आतंकी हमलों में 684 लोग मारे गए, 2262 लोग जख्मी हुए। इन सब में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हमला था लोकल ट्रेन ब्लास्ट, लेकिन सबसे लंबा चलने वाला घटना था 26/11 आतंकी हमला। इस हमले से देश ने, सरकार ने, प्रशासन ने, जवानों ने, पुलिस कर्मियों ने बहुत कुछ सीखा। डर इस बात का है कि सीमा पार आतंकी भी एडवांस हो रहे हैं, इसलिए हमें भी लगातार एडवांस होते रहना चाहिए। नए नए तरीकों से हमले करने की साजिश करने वाले आतंकियों को उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना होगा। खैर, हमने तो वो सारी बातें सीख ली। 26/11 हमले के बाद सरकार और प्रशासन ने आतंकवाद के खिलाफ सख्ती बढ़ाई। आतंकियों को देखने और उनमें ट्रीटमेंट का तरीका बदला गया। हर स्तर पर सख्ती बढ़ने से पिछले 14 साल में ऐसा हमला नहीं हुआ है। पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया जा रहा है। बताया गया कि इस प्लान के मास्टरमाइंड डेविड हेडली ने लश्कर तैयबा ज्वाइन करने का पूरी तरह से मन बना लिया था और अपनी अगली पाकिस्तान यात्रा के दौरान हेडली ने यह बात हाफिज सईद को बता भी दी थी। फरवरी 2002 से हेडली ने आतंकी ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी थी। उसे हथियार चलाने से लेकर बम बनाने तक हर तरह की ट्रेनिंग दी गई। उसी दौरान उसने लश्कर के कमांडरों से कहा कि उसे जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमले के लिए भेजा जाए, लेकिन उसे जवाब दिया गया कि चूंकि उसका उम्र फिदायीन बनने के लिए ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए उसके लिए कोई दूसरा काम चुना गया था। उस वक्त यानी साल 2002 में हेडली 42 साल का हो चुका था। हेडली को इसके बाद मुंबई सहित भारत के कई प्रमुख शहरों में रेकी करने को कहा गया था। यही नहीं, उसके दौर में यह ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, मालदीव, श्रीलंका और कई अन्य देशों में भी गया था। आखिरकार साल 2009 में हेडली को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। फांसी के समय अजमल कसाब से जेल अफसरों ने पूछा था कि
तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा, अपने परिजनों के लिए कुछ लिखना चाहोगे? लेकिन कसाब ने दोनों का जवाब ना में दिया। इसके बाद उसे फांसी के लिए खड़ा किया गया। ठीक 7:30 बजे उसे इसके 10 मिनट बाद डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। वहां मौजूद सूत्रों के मुताबिक कसाब ने मौत से पहले कहा, अल्लाह कसम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।